हेलो एवरीवन। ये कहानी है एक सीरियल किलर की जो कई मर्डर्स कर चुका है। उसके बावजूद उसकी भूख कभी तक शांत नहीं होती, जिसकी वजह से हर जगह डर का साया मंडरा रहा है। ये ऐसी कहानी है जिसकी हर कड़ी कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई है। हमें लगता है कि अब तो हम फाइनली स्टोरी जान गए हैं, लेकिन उसके बाद और नया ट्विस्ट आपके दिमाग को हिला कर रख देता है। अगर नहीं विश्वास होता तो इस मूवी एक्सप्लेनेशन को जरूर ध्यान से देखें। लेट्स डाइव इनटू द मूवी एक्सप्लेनेशन, बट बिफोर दैट प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। मूवी का नेम आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है। मूवी स्टार्ट होती है एक घने जंगल में। एक ब्लैक मर्सिडीज गाड़ी आती है, उसमें एक आदमी उतरता है और अपनी गाड़ी की डिग्गी को ओपन करता है, जिसमें एक लाश थी जिसको वो वहाँ पेट्रोल डालकर जला देता है। नेक्स्ट डे न्यूज़ में आती है कि चेन्नई सिटी में एक बुरी तरह जली हुई लाश मिली है, जिसको फोरेंसिक में भेज दिया जाता है फॉर इन्वेस्टिगेशन पर्पस। अब हम देखते हैं कि एक कार से बदमाशों का गैंग उतरता है और रॉबरी के लिए वो बैंक में घुस जाते हैं। वो सबको धमकाते हैं और नीचे बैठने को बोलते हैं। साथ में आए लोग अपने बैग में गोल्ड और कैश डालने लगते हैं। तभी एक गैंग का मेंबर और सिक्योरिटी गार्ड की हाथापाई हो जाती है और लड़ाई में उस सिक्योरिटी मैन को गोली लग जाती है। फिर वो लूट कर वहाँ से भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में एस अरविंदन, जो आईपीएस हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस में, उनको दिखाया जाता है। वो अपनी टीम को ब्रीफिंग करते हैं कि तमिलनाडु में एक गैंग एक्टिव है जो छोटी कंपनीज को टारगेट कर रहा है। पूरी तमिलनाडु में एक गैंग का पता चला है जिसका एक पैटर्न है जो छोटी कंपनीज को टारगेट करते हैं, जहां पर हमको पहुंचने में 10 मिनट लगे। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए वो कई चोरियां भी कर चुके हैं और अब वो चेन्नई में एक्टिव हैं, जिसकी हमको इन्फॉर्मेशन मिली है। इसीलिए मैंने अपनी टीम को इंस्ट्रक्ट किया है कि सिटी में मौजूद जितनी भी नई कंपनीज हैं उनकी सभी ज्वेलरीज में जीपीएस फिक्स कर दें, जिसको हम मॉनिटरिंग करेंगे। अरविंदन अब ऐसे ही बैंक रोबर्स गैंग के पास जा पहुंचता है, जहां उसकी फाइट होती है और 10 मिनट बाद वहां पुलिस आ जाती है और सभी को लेकर चली जाती है। ऐसे बैंक में हुई रॉबरी वाले सब पकड़े जाते हैं। अब पुलिस कमिश्नर का ऑफिस दिखाया जाता है, जहां कमिश्नर एसीपी रंजीत को बताते हैं कि जो जली हुई लाश अवधि में मिली है वही सेम वेलाचेरी में भी मिली है, जिसका सेम पैटर्न है। साइमल्टेनियसली अरविंदन दूसरे नेटवर्क पर इन्वेस्टिगेशन करता है, जहां दुनिया में बैन की हुई एलोपैथिक ड्रग्स भारत लाते हैं और इलीगली उसको डिफरेंट नेम से सप्लाई करते हैं। उसको पता चलता है कि अगर इसकी 4 से 5 गोलियों से ज़्यादा खाई तो ब्रेन डेड होकर आदमी मर सकता है। अब वो दोनों यानी रंजीत और अरविंदन अपने अपने केस को इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। एसीपी रंजीत को इन्वेस्टिगेशन में इतनी प्रॉब्लम होती है क्योंकि जो किलर है वो लाशों को ऐसे जलाता है ताकि उसकी कोई स्किन और बोन भी ना मिले, लेकिन एक के बाद एक अब 6 मर्डर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसको कमिश्नर से डांट भी सुननी पड़ती है। अब रंजीत को कॉल आता है, तब वो गाड़ी से कहीं बाहर जाता है, उसका ध्यान कहीं और जाता है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में अरविंदन कमिश्नर के पास जाता है। कमिश्नर बताता है कि रंजीत अब कोमा में है और ये सीरियल किलर का केस अब भी पेंडिंग है। अब डीजीपी का भी ऑर्डर आया है कि इस केस को हमको जल्दी सॉल्व करना होगा। इस केस में तुम्हारे साथ एसआई मनोहर रहेंगे। अब अरविंदन मनोहर के साथ मिलकर हर क्राइम स्पॉट पर जाता है। वो मनोहर को बोलता है कि अब मैं समझा कि कैसे रंजीत इस केस को नहीं सॉल्व कर पाया, क्योंकि ना यहाँ कोई फिंगरप्रिंट है, ना सीसीटीवी फुटेज, इनफैक्ट एक बाल तक नहीं मिला, और ऊपर से उसने कोई आइडेंटिटी भी नहीं छोड़ी। सारे मरने वाले भी एक ही ग्रुप के हैं, जो बहुत ही स्ट्रेंज है। वो मनोहर को बोलता है कि इस केस से रिलेटेड डिटेल्स वो किसी को भी शेयर ना करे। जब वो दोनों जा रहे थे तो मनोहर के पास कॉल आया था। अरविंदन उसे कॉल के बारे में पूछता है, तब मनोहर बताता है कि लास्ट ईयर मेरी वाइफ की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और बस मेरा एक बेटा है ऋत्विक। मेड बता रही थी कि वो खाना नहीं खा रहा है। फिर अरविंदन अब मनोहर के यहाँ जाता है और उसके बेटे को देखता है। नेक्स्ट मॉर्निंग अरविंदन की कार खराब हो जाती है और वो एक गाड़ी से लिफ्ट लेता है। तब एक कार वहाँ रुकती है और हम देखते हैं कि वो एक लड़की है जिसका नाम संजना है। वो बोलती है कि आ जाओ, मैं छोड़ देती हूँ। अब वो उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। वो दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते थे।
बात ऐसी थी कि वो 8 महीने पहले आपस में मिले थे, जहां संजना शादी के लिए किसी से मिलने कैफे गई थी और ग्रे शर्ट वाले आदमी को सर्च करती है और उसकी टेबल पर जाकर बैठ जाती है। वो पृथ्वी करके बोलती है, लेकिन वहाँ अरविंदन होता है, जिसको देखकर वो अपना दिल दे बैठती है। अरविंदन उसको बोलता है कि तुम जिससे मिलने आई हो वो मैं नहीं हूँ। तब कुछ गुंडे आते हैं और अरविंदन की उससे फाइट होती है। तब उसको पता चलता है कि वो पुलिस में है। संजना अरविंदन को हर जगह फॉलो करती है, लेकिन अरविंदन उसको भाव तक नहीं देता। नेक्स्ट सीन में तेज बारिश हो रही थी। वहाँ सेम मर्सिडीज गाड़ी आती है और किलर बाहर निकलता है और बस स्टॉप पर बैठे हुए आदमी को शॉक देकर उसको वहाँ से लेकर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में वेयरहाउस को दिखाया जाता है, जहाँ मनोहर अरविंदन को बताता है कि ये भी मर्डर सेम ही पैटर्न में हुआ है। अब वो दोनों फोरेंसिक डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ वो बताते हैं कि सब सेम है, लेकिन एक चीज़ मिली है, एंकल सर्जरी प्लेट, जिसको 4 से 5 महीने पहले राइट लेग में डाला गया था। अब अरविंदन ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाता है इस प्लेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेने और 7 महीने पहले सभी पेशेंट की कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मांगता है। जब वो बाहर जाता है तब वो मनोहर को सेम हॉस्पिटल में देखता है। वो किसी डॉक्टर मोहन कृष्णा, जो कार्डिक सर्जन है, उनके रूम से निकलता है। अरविंदन को थोड़ा सस्पिशियस लगता है तो वो डॉक्टर के केबिन में चला जाता है और मनोहर के बारे में पूछता है। वो उसको बताते हैं कि उसको रेयर हार्ट डिजीज़ है, जिसका हमको जल्दी सर्जरी करना होगा, और साथ ही मनोहर नहीं चाहता कि किसी को इसके बारे में पता चले, इसीलिए आप भी इसके बारे में किसी को मत बोलना। नेक्स्ट सीन में सभी पेशेंट की डिटेल आ जाती है, जिसको अब अरविंदन स्टडी करता है, जिसमें से 7 लोग ही सेम एज के होते हैं। अब वो दोनों पूछताछ करने उन सभी 7 लोगों के पास जाते हैं। 6 लोगों को सर्च कर लेते हैं और जब लास्ट आदमी के पास जाते हैं तो वो पूछते हैं कि तुम ही सुधाकर हो। वो बोलता है कि हाँ मैं ही हूँ। तब उसे सर्जरी के बारे में पूछते हैं। वो बताता है कि हाँ मेरा ही एक्सीडेंट हुआ था 6 महीने पहले, जिसका मैंने ऑपरेशन करवाया था। ये पूछकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। अरविंदन को अब किसी वेयरहाउस में देखते हैं, जहाँ एक और मर्डर हो गया है, वो भी सिटी में। वो साथ खड़े दूसरे ऑफिसर से पूछता है कि क्या कोई मिसिंग केस आया है क्या। वो दोनों मना कर देते हैं, लेकिन एक बोलता है कि एक भिखारी आया था। अब अरविंदन उस भिखारी से मिलता है। वो बताता है कि एक बस से एक लड़की उतरी थी, वहाँ एक कार आई और उस कार ड्राइवर ने उस लड़की को शॉक देकर उसको गाड़ी में डालकर ले गई, लेकिन वो वहाँ से रोज़ स्कूटर से जाती थी और उस दिन वो बस से गई थी। ये सब मैं दूर से देख रहा था। अब अरविंदन स्कूटर को सर्च करता हुआ एक मैकेनिक शॉप पर पहुँचता है। मैकेनिक वाला बताता है कि एक लड़की 2 दिन पहले इस स्कूटर को ठीक कराने आई थी। उस लड़की ने नेक्स्ट डे बोला था कि वो उसको लेकर जाएगी, लेकिन वो नहीं आई। जब वो स्कूटर को सर्च करते हैं तो उनको एक पेपर मिलता है जो मीरा नाम से था, जिसको सर्च करते हुए वो उसके घर पहुंच जाते हैं। जब अरविंदन उससे बात करता है तभी दूसरा इंस्पेक्टर उस लड़की को पहचान लेता है कि आप वही हैं ना जो कल स्टेशन आई थी। अब उसी लड़की को स्टेशन में दिखाया जाता है, जो अपने मिसिंग डॉगी की रिपोर्ट करने आई थी। वहाँ इंस्पेक्टर उसको डांट कर भगा देता है। अब अरविंदन उसके घर को देखता है और बोलता है कि तुम तो बोल रही थी कि तुम्हारा डॉगी भाग गया है, और यहाँ तो उसका कोई भी खाने का बर्तन नहीं है और ना ही एक बाल है सोफे पर। तुम क्यों झूठ बोल रही हो? उसके घर को सर्च करते हैं, तब उसका ध्यान वहाँ लगी फ़ोटो फ्रेम पर जाता है। वहाँ उनको पता चलता है कि वो ट्विन्स हैं और साथ ही ट्विन बर्ड स्कूल की फ़ोटो देखते हैं, जहाँ एक ही क्लास में पढ़ने वाले वो 11 ट्विन्स को दिखाया जाता है। अब सुधाकर को पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है, क्योंकि सुधाकर भी ट्विन्स था। ये बात अरविंदन को उसके घर से पता चल गई थी। वो बताता है कि मेरा नाम सुरेंद्र है, सुधाकर मेरे भाई का नाम है। मेरा भाई ट्रैवल एजेंसी में काम करता था और लास्ट महीने की 23 तारीख को मेरा भाई का मैसेज आया कि काम के चक्कर में वो देर से घर आएगा। नेक्स्ट डे जब वो नहीं आया तो मुझे उसकी टेंशन होने लगी और तभी मेरे पास वीडियो कॉल आया कि मेरा भाई को किसी ने किडनैप किया हुआ है, जिसने मास्क पहना है और उसके पास गन भी है। वो बोलता है कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो सुधाकर को मार देगा। उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया और मैं जब वहाँ गया तो अचानक से बेहोश हो गया। जब होश में आया तो वहाँ कोई नहीं था। फिर एक वीडियो फ़ोन आया जिसमें वो सुधाकर को पानी की टंकी में डुबो रहा था।
सुधाकर को छोड़ने के चक्कर में उसने मुझसे पास बने कैंप में जाने को बोला। वहाँ मैंने देखा कि एक आदमी चेयर पर बंधा हुआ है जिसको कवर किया हुआ है। वो फोर्स करता है कि तू उस आदमी को टेबल पर रखी हुई गन से उसको मार दे, वरना अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरे भाई को मार दूंगा। उसके फोर्स की वजह से मुझे उसको मारना पड़ा। नेक्स्ट डे मेरे पास एक वीडियो कॉल आया। तब मुझे पता चला कि वो और कोई नहीं, मेरा भाई था जिसको मैंने मार दिया। सेम इंसिडेंट मीरा की बहन तारा बताती है। वो बोलती है कि उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर किसी को बोला तो ये वीडियो पुलिस को भेज दूंगा। उसने मेरे हाथों से ही मेरी बहन का खून करवाया। अब अरविंदन साथ में उन दोनों को बिठाता है और सेम फोटो दिखाता है जो उनके घर से मिली थी। वो बोलते हैं कि हम दोनों तो क्लासमेट्स हैं। अरविंदन उनको पूछता है कि तुमको किसी पर शक है क्या? तब तारा बेंजामिन का नाम बताती है। मनोहर अरविंदन को फ़ोन में फ़ोटो दिखाता है। वो बताता है कि मैंने इस लड़की को अपने ऑफिस के आसपास देखा है। तब अरविंदन तारा से पूछता है। तब वो बताती है कि वो संजना है, वो भी हमारी क्लासमेट थी और उसकी बहन अंजना भी इसी फ़ोटो में है। तारा संजना का एड्रेस भी बताती है, साथ ही उस स्कूल में जो हुआ वो भी अब अरविंदन को बताती है। अब वो दोनों ट्विन बर्ड स्कूल के प्रिंसिपल शांति के पास आते हैं। वो उनको इस सीरियल किलिंग और बेंजामिन के बारे में बताते हैं। वो बताती है कि 23 साल पहले मैंने और मेरे हस्बैंड ने साथ मिलकर स्कूल ओपन किया था। 2 साल बाद 6 ट्विंस ने हमारे स्कूल में एडमिशन लिया। अब न्यूज़पेपर में भी हमारे स्कूल के आर्टिकल प्रिंट होने लगे थे और कुछ दिनों में ही हमारा स्कूल चेन्नई सिटी का फेमस स्कूल बन गया था। तब मेरे हस्बैंड ने एक बिजनेस स्ट्रेटजी बनाई कि हमारे स्कूल में जिन ट्विंस का एडमिशन होगा उनमें से बस एक बच्चे की फ़ीस ही देनी पड़ेगी और दूसरा बच्चा फ्री में पढ़ेगा, जिसके चलते बहुत सारे ट्विंस बच्चों का एडमिशन होने लगा। तब हमने स्कूल का नाम ट्विन बर्ड्स रख दिया। एक दिन हम चीफ गेस्ट के तौर पर एक चेस टूर्नामेंट अटेंड करने गए, जहां हम बेंजामिन से मिले जो उस टूर्नामेंट का चैंपियन बना था। फिर हम उसके ट्विन ब्रदर फ्रांसिस से मिले। मेरे हस्बैंड को लगा कि अगर वो हमारे स्कूल में पढ़ेगा तो बहुत नाम होगा, इसीलिए वो उससे मिलने उसके घर गए। हमें पता चला कि उसके पेरेंट्स की एक्सीडेंट में डेथ हो गई है और अब वो अनाथ हैं और फुटपाथ पर रहते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। जब हमने फ्रांसिस की एक्टिविटी पर ध्यान दिया तो हमको पता चला कि वो एक बॉर्डरलाइन मेंटली डिस्टर्ब चाइल्ड है। हमने बेंजामिन को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने भाई को छोड़ने को तैयार ही नहीं था। फिर हमने उन दोनों को स्कूल लेकर आए और स्कूल के कैंपस में रहने दिया। वो दोनों अपने आप में ही बहुत खुश थे, उनको किसी की ज़रूरत ही नहीं थी। अब देखते हैं कि बेंजामिन और फ्रांसिस अब स्कूल ज्वाइन करते हैं। थोड़े टाइम में ही वो वहाँ घुल मिल जाते हैं और बेंजामिन अब चेस टूर्नामेंट जीतने लगता है। फ्रांसिस भी बहुत एक्सीलेंट होता है, वो हर एग्ज़ाम में फर्स्ट आता है। कुछ दिनों में ही वो दोनों सभी टीचर्स के फेवरेट बन जाते हैं। हमें लगता था कि सभी बच्चे उनसे इंस्पायर होंगे, लेकिन धीरे धीरे वो उनको नापसंद करने लगे। एक बार पेरेंट्स मीटिंग में वो दोनों एक दूसरे के फादर बनकर आए। तब मैंने दोनों बच्चों को खूब एडमायर किया, जिसके चलते दूसरे बच्चों के पेरेंट्स अपने बच्चों को डांटने लगे और सभी बच्चे और भी उनसे जलने लगे। एक सीन में फ्रांसिस को रोते देखते हैं। बेंजामिन वहाँ आता है। तब फ्रांसिस बोलता है कि मैं पागल हूँ क्या, क्योंकि यहाँ पर मुझे हर कोई ऐसा बोल रहा है। तब बेंजामिन सबसे पूछता है। तब सबकी उससे लड़ाई हो जाती है। तब मैंने सभी लड़कों को डांट लगाई और वहीं मैंने बेंजामिन को भी पनिशमेंट दी। उस पनिशमेंट से फ्रांसिस पर ज़्यादा असर हुआ। कुछ दिनों के बाद दिल्ली में ऑल इंडिया चेस टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला था, जिसमें मेरे हस्बैंड ने बेंजामिन का नाम भेजा और मैं भी नेशनल चेस प्लेयर हूँ, इसीलिए स्कूल के बाद मैं उसके साथ प्रैक्टिस किया करती थी। लेकिन उसका ध्यान उसके बाद चेस में नहीं लगता। उसके लिए मैंने उसको डांट लगाई कि तुम तो एक ही राउंड में बाहर हो जाओगे। वो मुझे एक और गेम खेलने का रिक्वेस्ट करता है। हम वापस से एक और गेम खेलते हैं और इस बार वो जीत जाता है। तब मुझे उसकी स्ट्रैटेजी के बारे में पता चलता है। हम अक्सर प्लान ए और बैकअप प्लान बी बनाते हैं, लेकिन बेंजामिन ही ऐसा है जो अपने दिमाग में प्लान सी भी रखता है।
खेल के टाइम आपको नहीं पता चलता कि उसका प्लान क्या है, लेकिन एंड होते ही आपको सब पता चल जाता है। अचानक से लाइट चली जाती है और बेंजामिन भागते हुए अपने भाई के पास आ जाता है। तब मुझे बेंजामिन से पता चलता है कि फ्रांसिस को बचपन से ही डार्कनेस से डर लगता है, जिसे निक्टोफोबिया बोलते हैं। तब बेंजामिन टूर्नामेंट के लिए जाता है और मैं फ्रांसिस का ध्यान रखती हूँ। लेकिन स्कूल में सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और मुझे इस बात का पता नहीं चलता। तब बेंजामिन वापस आता है और वो ट्रॉफी साथ लाता है, और फ्रांसिस ने इस बात को नहीं बताया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो वापस उस लड़कों से लड़ाई करे। नेक्स्ट डे उन दोनों का बर्थडे होता है। उस दिन सभी बच्चों का लैब डे था। तब एक भाई फिजिक्स लैब में गया और वहीं दूसरा केमिस्ट्री लैब में। तभी देखते हैं कि दो टीचर फ्रांसिस की हेल्थ कंडीशन डिस्कस करती हैं कि उसको अंधेरे से डर लगता है, और तभी उनकी बात एक बच्चा सुन लेता है। वो लड़का लैब में सबको बता देता है। जब फ्रांसिस आता है तो वहाँ उस लैब में बच्चे लाइट ऑफ कर देते हैं, जिससे वो बहुत डर जाता है और तेज तेज चिल्लाने लगता है। तब बेंजामिन भागता हुआ आता है और लैब का गेट ओपन करने के लिए बोलता है। वो बहुत रोता है, लेकिन कोई भी बच्चा गेट ओपन नहीं करता। तब थोड़ी देर बाद जब गेट ओपन होता है, तब बेंजामिन देखता है कि फ्रांसिस फ्लोर पर पड़ा है, जिसको लेकर हॉस्पिटल भी जाते हैं, लेकिन डॉक्टर उसको बचा नहीं पाते। अब फ्रांसिस का लास्ट रिचुअल होता है। सब चले जाते हैं, लेकिन बेंजामिन पूरी रात भर वहीं रहता है। नेक्स्ट डे उसको मदर लेकर जाती हैं। कुछ दिनों के बाद वो स्कूल आता है, लेकिन फ्रांसिस की याद में वो कंटिन्यू नहीं कर पाता। नेक्स्ट सीन में मैडम अपने हस्बैंड से बात करती हैं कि इस केस को पुलिस में बता दें, लेकिन वो मना कर देता है कि इससे हमारे स्कूल की बदनामी हो जाएगी। लेकिन ये सब बेंजामिन सुन लेता है। बाद में उसको मदर लेकर चली जाती हैं और उसके बाद पता चलता है कि किसी ने उसको अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन वो मदर को जाते टाइम बोलता है कि उसके बारे में वो किसी को भी ना बताए। अरविंदन स्कूल का और उस टाइम के एडमिशन डिटेल की फाइल का पूछता है। वो बताती हैं कि एक एक्सीडेंट में हमारा पूरा स्कूल जल गया, जिसकी हमको भगवान ने सजा दी। उसके बाद मेरे हस्बैंड खूब शराब पीने लगे, जिसकी वजह से वो भी बच नहीं पाए। और ये है एडमिशन की फ़ाइल। आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप बचे हुए बच्चों को बचाने की कोशिश करें। अब अरविंदन सभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स को मैच करता है फाइल से। मनोहर के पूछने पर वो बताता है कि फ्रांसिस की मौत उसके बर्थडे पर हुई थी। सिमिलरली बेंजामिन भी उन सबको उनके बर्थडे के दिन ही मार रहा था। अब वो संजना, अंजना, धीरन और धीरज को सर्च करता है, जो बचे हुए होते हैं। वहाँ अरविंदन संजना को सर्च करता हुआ उसके घर जा पहुँचता है। उसको देखकर संजना बहुत खुश हो जाती है, उसको कुछ बताता है और उन दोनों को वो मनोहर के यहाँ लेकर आ जाता है। वहाँ मनोहर बताता है कि जैसे सुरेंद्र और तारा के साथ हुआ था, वैसे ही बाकी विक्टिम के साथ भी हुआ है। रिपोर्ट फाइल तो हुई थी, लेकिन बॉडी की पहचान के लिए उनके ट्विन्स आते थे, जो अपनी एक्चुअल आइडेंटिटी को छुपाते थे ताकि उनका सच सामने ना आ पाए। अब अरविंदन धीरज और धीरन को सर्च करता हुआ उनके एड्रेस पर जाता है, लेकिन वहाँ कोई आंसर नहीं मिलता। तब पास की शॉप पर जाकर पता चलता है कि वो तो 15 साल पहले ही चले गए थे और वो कहाँ गए हैं ये नहीं पता। लेकिन वो बताता है कि वो मुझे कोयम्बटूर मिला था, एक सब्जी की स्टॉल के पास, वहाँ जाकर पता करो। तब अरविंदन वहाँ जाकर 2 लड़कों से पता करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई क्लू नहीं मिलता। नेक्स्ट सीन में अरविंदन को पता चलता है कि एक और लाश मिली है। डीजीपी उसको बोलता है कि कैसे बेंजामिन को उसका पता चल गया, हमको ये भी नहीं पता कि ये धीरन है या धीरज। तब अरविंदन बोलता है कि ये धीरन है, लेकिन डीजीपी बोलते हैं कि तुम कैसे जानते हो। अरविंदन बोलता है कि जब हम इंटरोगेशन कर रहे थे तब हमको पता चला था कि जितने भी विक्टिम हैं वो सब फिजिक्स लैब में थे। धीरन भी उस दिन फिजिक्स लैब में ही था। बेंजामिन की इंटेंशन उन लोगों को मारने की नहीं है जो केमिस्ट्री लैब में फ्रांसिस के साथ थे। उसका प्लान है कि वो उन लोगों को मारेगा जो उस दिन फिजिक्स लैब में थे। डीजीपी बोलता है कि मैंने कभी ऐसे केस को नहीं देखा। तब अरविंदन उसको लास्ट चांस का बोलता है। डीजीपी रंजीत के बारे में बताते हैं कि वो अब घर आ गया है और तुमसे कुछ बात करने के लिए भी बोल रहा था।
अब अरविंदन रंजीत से मिलता है। रंजीत उसको एक्सीडेंट के बारे में बताता है कि उस दिन जो हुआ था वो एक्सीडेंट नहीं था बट एक परफेक्ट एग्जीक्यूशन था। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि सेवन चेरी के पास एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिली है। जब मैं वहाँ पहुँचा तब मुझे पता चला कि वो एक फेक इन्फॉर्मेशन थी। तभी एक ब्लैक कार आई जिसकी वजह से मेरा ध्यान कहीं और चला गया, जिससे मेरा एक्सीडेंट हो गया। वो मुझे मारना नहीं चाहता था क्योंकि उसने ही मेरी जान बचाई थी और उसका नाम बेंजामिन है। अरविंदन शॉक हो जाता है और पॉकेट से सिगरेट पीने को निकालता है और रंजीत को भी ऑफर करता है, लेकिन वो मना कर देता है। अब अरविंदन के पास शांति मैम का कॉल आता है। वो बताती हैं कि ये इन्फॉर्मेशन कितनी यूज़फुल है ये नहीं पता, लेकिन कल फ्रांसिस की डेथ एनिवर्सरी है और मैं हर साल के जैसे जब भी मैं वहाँ पहुँचती हूँ फ्रांसिस के ग्रेव पर वहाँ मुझे पहले से ही फूल रखे मिलते हैं। हर साल की तरह बेंजामिन कल भी वहाँ आएगा। अरविंदन वहाँ नाइट में ही पहले जाकर बैठ जाता है। तब नाइट में वही कार आती है और वो फ्रांसिस की ग्रेव के पास फ्लावर जैसे ही रखता है तब हमको पता चलता है कि मनोहर ही बेंजामिन है, लेकिन वो अरविंदन को नहीं पता चलता। अरविंदन उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है लेकिन वो भाग जाता है। अरविंदन उसका पीछा करता है लेकिन वो उससे बचकर निकल जाता है। तब अरविंदन सीधे मनोहर के यहाँ पहुँचता है। वहाँ मनोहर पहले से ही होता है। अरविंदन उसको बोलता है कि बेंजामिन को हमारे प्लान का पता चल गया है और अब वो यहाँ सेफ नहीं है। तब अरविंदन घर के ऊपर जाता है और देखता है कि मनोहर ने उन दोनों को बांधा हुआ है। इतने में ही मनोहर उसको पीछे से मार देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और जब उठता है तो वो देखता है कि अंजना को वो लेकर चला गया है। तब अरविंदन और संजना उन दोनों को सर्च करने निकल पड़ते हैं। तब अरविंदन अपनी पेट्रोलिंग टीम से उसकी लोकेशन पूछता है जहां उस कार को लास्ट बार देखा गया था। तब उसको याद आता है कि वो किलर उनको किसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में ले गया होगा। वहां अरविंदन फाइनली मनोहर को पकड़ लेता है और उनके बीच में फाइट होती है। उसके बाद अरविंदन संजना को बोलता है कि लिफ्ट से बेंजामिन आ रहा है, तुम ये गन लो और उसको मार देना। तब संजना लिफ्ट ओपन होते ही उसको गन से मार देती है और बाद में देखती है कि वहाँ तो उसकी बहन अंजना थी। वो ये देखकर शॉक हो जाती है और रोती भी है। वापस रिवाइंड होता है और हमको पता चलता है कि अरविंदन के चेस्ट पर फ्रांसिस लिखा है, जो मनोहर देख लेता है। मनोहर उसको फ्रांसिस बोलता है लेकिन अब अरविंदन बेंजामिन बोलता है, जिसको सुनकर मनोहर शॉक हो जाता है। तब वहाँ रंजीत आता है, मनोहर से बेंजामिन का पूछता है। अब अरविंदन उर्फ बेंजामिन लिफ्ट से आते हैं। तब बेंजामिन का रंजीत इंटरोगेशन करता है कि तुमने तो पूरी पुलिस फोर्स को ही घुमा दिया। तुम्हारे क्लासमेट ने जो किया वो एक गलती थी जो उनसे अनजाने में हुई थी। अरविंदन बोलता है कि फ्रांसिस की जब मौत हुई थी वो भी उनके बराबर था। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उसके बिना मैं कैसे ज़िंदगी काटूंगा। आप नहीं जानते कि मैं कितना उसके बिना तड़पा हूँ। तब मैंने डिसाइड किया कि जिस दर्द से मैं गुजर रहा हूँ वो भी इसी दर्द से गुजरेंगे। मैं जानबूझकर IPS बना, इवन दो मैंने IAS का एग्ज़ाम क्रैक किया था। तब मेरी पोस्टिंग चेन्नई आई जहाँ मुझे वो सब मिल गए। मुझे नहीं पता था कि ये केस वो तुम्हें दे देंगे। तब मैंने तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया, लेकिन मैं तुमको नहीं मारना चाहता था। मैं जानता था कि मैं ज़्यादा देर तक पुलिस को चकमा नहीं दे सकता, इसीलिए मैं इस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन गया। एज़ पर माई प्लान मैंने सुधाकर और मीरा को मार दिया और उन दोनों की बॉडी स्टेशन के पास छोड़ी, लेकिन मुझे धीरन, धीरज, संजना, अंजना को सर्च करने में टाइम लगा। इसके लिए मैंने ट्विन बर्ड स्कूल को इस केस में इन्वॉल्व किया, जहां मैं शांति मैम से मिला और उनसे मुझे वो सारे एड्रेस भी मिल गए। तब मैंने धीरन को मार दिया। मुझे नहीं पता चला कि तुमको मेरे बारे में कैसे पता चला, क्योंकि तुम्हारा आदमी हर समय मुझे फॉलो करता था। इसीलिए मुझे लगा कि तुम अंजना को मारने से पहले मुझे पकड़ लोगे, इसीलिए मैं मनोहर को इस केस में लाया। सीन शिफ्ट होता है। मनोहर के पास कॉल आती है बेंजामिन की। वो बोलता है, अगर मेरी बात मानते हो तो तुम और तुम्हारा बेटा सेफ रहेंगे, और अगर नहीं मानते तो मैं 9 मर्डर कर चुका हूँ और 10वां मर्डर तुम्हारे बेटे का होगा। तुम्हारा मेरे पर ध्यान हटाने के लिए मैंने मनोहर को बेंजामिन बनकर आने को बोला।
मनोहर ने मेरी बात मान ली और अंजना को भी बिल्डिंग में लेकर चला गया। अंजना को मारने के लिए मैंने मनोहर का यूज़ किया। मनोहर ने जो किया बस डर के चलते किया। उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। रंजीत बोलता है कि इतने बड़े फुल प्रूफ मास्टर प्लान के बाद फाइनली तुम पकड़े ही गए। पता है कैसे? लाइटर। जब तुमने सिगरेट जलाने के लिए लाइटर निकाला तब सेम लाइटर मैंने बेंजामिन के पास भी देखा। तब मुझे शक हुआ। तब मैंने तुम्हारी बायोडाटा देखी कि तुम बेंगलोर से हो और तुम अपने फादर के बायोलॉजिकल सन नहीं हो और तुमको अडॉप्ट किया है, वो भी चेन्नई से। उसके बाद मेरा शक और बढ़ गया और फिर जब तुम अपने घर नहीं थे तब मैं वहाँ गया और वहाँ जाकर देखा कि हर चीज़ दो दो है। जब मुझे यकीन हुआ कि तुम ही बेंजामिन हो तो मैं शॉक हो गया। मैंने तुम्हारे फ़ोन को भी ट्रेस करवाया था। तुम्हारे प्लान पर एक लाइटर ने पानी फेर दिया। अब कोर्ट बेंजामिन को डेथ सेंटेंस सुना देती है। नेक्स्ट सीन में रंजीत मनोहर को बोलता है कि तुमको धीरज के भाई का पता चला है क्या? तब देखते हैं कि उनसे एक आदमी टकरा जाता है। तब रंजीत बोलता है कि तुमको तो फाइनेंस की चोरी में अंदर किया था, तुम कैसे बाहर आ गए? तब वो बताता है कि वो मैं नहीं, मेरा भाई धीरन है और मैं धीरज हूँ। जब पुलिस ने मेरे भाई को पकड़ा था तब मैं कुछ दिनों के लिए छुप गया था। आज ही मैंने बेंजामिन की न्यूज़ पढ़ी, मेरे भाई को बचा लो सर। मनोहर उससे उसके बर्थडे का पूछता है। वो बोलता है कि आज ही मेरा बर्थडे है। तब रंजीत और मनोहर भागकर जेल की तरफ जाते हैं और जेलर को कॉल करते हैं, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाता। तब देखते हैं कि बेंजामिन ने वहाँ कुछ लोगों को मार दिया है और धीरन को भी पानी में डुबोकर मार चुका है। तब वापस से शांति मैम की आवाज़ रिवाइंड होती है कि हमारे पास अक्सर प्लान ए और प्लान बी होता है, लेकिन बेंजामिन एक ऐसा शख्स है जिसके पास प्लान सी भी दिमाग में होता है। उसके हर चाल में तीनों प्लान शामिल होते हैं। खेल के दौरान हमको ये नहीं पता चलता, लेकिन खेल के ख़त्म होते ही आपको इस प्लान के बारे में पता चल जाता है। अब हमको वापस से कोयम्बटूर का सीन दिखाया जाता है, जहां अरविंदन उन लोगों से पूछताछ करता है। तब वो धीरन के बारे में बताते हैं कि आपने ही तो उसको रॉबरी के केस में जेल में डाला था और धीरज का हमको पता नहीं। तब मुझे पता चलता है कि मेरा लास्ट विक्टिम जेल में है। मैंने एक लावारिश लाश को जलाकर ये दिखाया कि वो धीरन की लाश है। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि तुम ही मुझे जेल में भेज सकते हो। मैं जानता था कि तुमने एक्सीडेंट के टाइम मेरा वो लाइटर देख लिया है, इसीलिए मैंने सिगरेट पीने के लिए वो लाइटर निकाला। तब बेंजामिन मनोहर को बोलता है कि अपने बेटे का ध्यान रखना, उसको अच्छी ज़िंदगी देना, और उसको कुछ इशारा करता है। साथ ही बोलता है कि तुम सब गुनहगारों को बचाना चाहते थे, सबने मुझे भूल जाने के लिए बोला था, लेकिन मैं नहीं भूला और ना ही भूलने दूंगा। इतना बोलकर वो पानी के पास आ जाता है और ड्रग्स को निकालता है, जिसकी 4 से 5 गोलियों से ज़्यादा लेने पर आदमी मर सकता है। तब वो गोलियां खा लेता है और मर जाता है। लास्ट में बेंजामिन की वॉइस को सुनते हैं जो बोलता है कि मौत एक ऐसी बुरी सज़ा है उनके लिए जिनको कोई छोड़कर जा चुके हैं, जैसे मेरे माँ बाबा, फिर फ्रांसिस, नेक्स्ट मदर हेलन, और जिन बाबा माँ ने मुझे बड़ा किया वो भी चले गए। मैं जानता हूँ कि अनाथ रहकर बड़ा होना इस भीड़ से भरी दुनिया में कितना मुश्किल होता है, जहाँ कोई अपना नहीं होता। मैंने ये सब देख लिया है और मैं नहीं चाहता कि मनोहर का बेटा भी वो सब देखे, इसीलिए मेरी मौत के बाद मेरा दिल मैं मनोहर को देना चाहता हूँ। ये मेरी लास्ट विश है। मैं चाहता हूँ कि मुझे फ्रांसिस के बगल में दफनाया जाए, क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता है और मुझे सुकून उसी के साथ मिलेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन, जिसकी स्टोरी ही हर मोड़ पर ट्विस्ट से भरी हुई है और लास्ट में जो बेंजामिन ने बोला वो दिल को छू गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा क्या सोचने पर मजबूर कर गया, और ऐसी ही दमदार कहानियों के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें शो टाइम विद रिचा को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।